फोटो वायरल हो गया। मैं 2 दिन रोम में रो रहा था। ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के अंदर जान लेके आना वो आर्टिस्ट का हाथ के ऊपर है। थोड़ी एक चीनी और पत्थर के साथ 130 करोड़ से ज्यादा दिल जीत सकते हैं। राम प्रभु आधार जगत के, राम जीवन आधार। राम प्रभु आधार जगत के, राम जीवन आधार। राम एक आदर्श हमारे, वंदन करूं हजार। जी हाँ, ये एक ऐसा गीत है जो जहन में लगातार गूंजता है और राम नाम को लेकर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन एक ऐसा सत्य है जिसको आप कोई नहीं मिटा सकता। जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों पर एक अमिट तारीख बन गई है और सदा के लिए दर्ज हो गई है, एक ऐसी तारीख जिसने 5 सदियों के इतिहास को पलट कर रख दिया है और हिंदुस्तान के करोड़ों आस्थावान लोगों की दिलों की आस्थाओं को। लेकिन उस तारीख को हुआ क्या था? उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में। और जितनी चर्चा रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठा की हुई, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, उतनी ही चर्चा हुई उस मूर्ति की जो अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। ऐसी मूर्ति जिसको देखकर इतनी अश्रुधाराएं बही कि जिसका वर्णन शायद सही तरीके से आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगा। और उस मूर्ति पर जिसने इस शिल्प को गढ़ा चट्टान पर, वो मूर्तिकार अरुण योगीराज अगर खुद आपके साथ हो तो मुझे लगता है रोमकूपों की सिहरन को रोक पाना आसान नहीं होगा। जी हां, अमर उजाला से विशेष बातचीत कर रहे हैं स्वयं वो शिल्पकार अरुण योगीराज जो इतिहास में रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उसी तरीके से दर्ज हो गए हैं, अमर हो गए हैं। अरुण जी, अमर उजाला से बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आपका बहुत स्वागत अमर उजाला के इस मंच पर। बहुत धन्यवाद सर, हमको बुला के इधर एक अवकाश दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिली उस ऐतिहासिक शिल्प को गढ़ने के लिए। हम हमेशा से मानते रहे हैं कि जिसको साकार को पूजना है उसके लिए उस आकार का वहां उपस्थित होना जरूरी है और केवल पत्थर की पूजा नहीं हो सकती। उस पत्थर से जो शिल्प गढ़ा जाता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले इस मूर्ति को गढ़ने से जुड़ा हुआ आपका अनुभव, और फिर हम चाहेंगे कि अमर उजाला के हमारे तमाम दर्शकों को आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी मिले। ये बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हमको सबको पता है ये हम लोग भारत वासियों ये इसको वेट कर रहा था, मगर हमारा फैमिली भी ये 5 जनरेशन से काम करके आ रहा था। शायद भगवान जी ने 5 जनरेशन से ही हम उनका कौन सी मूर्तिकार चाहिए वो सेलेक्ट करके रखा गया है शायद। और उसी हम लोग इस समय पे है, ये हमारा एक सपना पूरा होने का समय पे हम भी एक मूर्तिकार बन के परिचय हुआ था देश के सामने और इतना बड़े मौका मिल गया। और ये कह सकते हैं मेरा पूर्वजों का एक वो पुण्य है और हमारा माता पिता का वो पुण्य हमको मिल चुका है शायद। इतना अभी हमको लगता है ये हमको कैसे मिल गया और ये हम कैसे इतना बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हमने ये किया। ये थोड़ा मैं पीछे जाके सोचा तो मेरा जिंदगी में एक मैं इसी के लिए शायद 330 साल से मैं काम कर रहा था शायद। मैं क्या कुछ काम करता हूँ उसको बहुत डिसिप्लिन और हमारा पूर्वजों ने क्या किया है पहले उस कलाओं को मैं अध्ययन करता था। और हमारा पूर्वजों ने पहले ही इतना चमत्कार, इतना एक शिल्प शास्त्र में बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, उसके बारे में मैं जानकारी लेके और पढ़ के बहुत यही सोचता था जिंदगी में बड़ा मौका मिलेगा। मगर पहले मैं छोटा काम करता था, मगर मेरे मन में अंदर था आगे में बड़ा काम मिलेगा, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। पता नहीं इतना बड़ा भगवान ने हमको कृपा किया है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अरुण जी, अब जितनी लोगों की दिलचस्पी रामलला की उस अद्भुत दिव्य अलौकिक मूर्ति को देखने में है, उतनी दिलचस्पी आपके व्यक्तित्व को, आपके परिवार को, आपके बचपन को, आपकी पृष्ठभूमि को जानने में भी है। थोड़ा आपके परिवार के बारे में बताइए। मैसूर में आप रहते हैं, हमने सुना आप वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, एमबीए कर रहे थे लेकिन एमबीए छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे जाते हैं, परिवार कैसा, क्या परिवार की पृष्ठभूमि, बचपन कैसा, स्कूल गए नहीं गए, स्कूल में पढ़ने वाले थे कि थोड़ा शैतानी करते थे, कैसा था?
मैं बचपन से ही बहुत साइलेंट हूँ। जो भी काम करता हूँ बहुत डिसिप्लिन कर से करता था और खेलने में बहुत पसंद था। हर दिन शायद बोल सकते हैं 25 ईयर से हर दिन मैं 1 घंटा मिनिमम मेरा शारीरिक व्यायाम के लिए देते रहता हूँ और बचपन से मैं मेरा पढ़ाई और हमारा शिल्प वो दोनों साथ में चलता था और मैं मेरा फादर से 10 साल के बाद 11 साल से शुरू किया ये मूर्ति का काम। उस वक्त मैं एक कहानी आपको ये बोलना चाहता हूँ। मैं जरूर। मैं उसके आपको टोक रहा हूँ, कहानी पे आऊंगा। तो आपके पिताजी मूर्तिकार थे, लेकिन उसके पहले भी विरासत में मूर्तिकला थी, या कहाँ से आई ये मूर्तिकला आपके? हाँ, हम लोग ये 5 पीढ़ियों से काम करके आ रहा था। मेरा नाम से लेके वो बसप्पा शिल्पी, चौड़प्पा शिल्पी, बसवण्ण शिल्पी, योगिराज शिल्पी एंड अरुण योगिराज। सो हम 5 पीढ़ियों से ये काम करके आ रहा था और मेरा दादाजी नेशनल अवार्ड विनर था और मैसूर पैलेस में बहुत कुछ काम किया है। वो राज आश्रित एक कलाविद था, एक मूर्तिकार था। सो हम लोग बचपन से ही मैं तो पत्थर के साथ खेलते उठते और सीखते पापा के साथ अच्छा वक्त बिता के ये मैं बड़ा हो गई और हम ये कह सकते हैं हमारा खून में भी एक अंदर एक डीएनए भी हेरिडिटी से ये आ चुका है मूर्ति का। और हम इस जगह पे रहता है उधर आपको इतना अच्छा कला का एक माहौल है वो बहुत बढ़िया है। सो उसके वजह से भी हमको एक शिल्प के हर समय पे एक कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहते थे और हमने वो सब पूरा इधर हमको एक अच्छा मौका मिल गया उसको पूरा हमने देश के वापस देने का एक मौका मिला था। पूरा हमने कोशिश किया है इस रामलला का मूर्ति के ऊपर। आपका जन्म मैसूर में ही हुआ? यस सर। स्कूल से आप 10-11 साल की उम्र पर आ गए थे और आप बता रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ आपका एकदम मूर्ति, फिर कुछ कहानी सुनाने वाले थे आप, मैंने टोक दिया था। उस कहानी पे आते हैं। हाँ, मैंने एमबीए खत्म करके मैंने काम शुरू किया था। उस वक्त मैं ऐसा काम करता था सिर्फ मार्किंग करके सिर्फ एक प्रोटोटाइप जैसा बना रहा था। हम मैसूर का पैलेस के सामने हमारा वर्कशॉप है और टूरिस्ट आते रहते हैं। एक अलग कंट्री से एक आर्टिस्ट आए थे। वो पूछ रहे थे एक आंख उंगली दिखा के एक मूर्ति हमारा स्टूडियो पे बहुत अनफिनिश्ड मूर्ति है। सबसे ज्यादा अनफिनिश्ड है वो। उसमें सिर्फ 3-4 दिखाया उन्होंने। हाँ, उंगली उठा के ये दिखा रहा था ये किसने बनाया और ये किसने बनाया। मैंने बताया उस तीनों सेलेक्ट किया था 100 में। ये तीनों हमारा ग्रैंडफादर ने बनाया था, बीच में मेरा भी था। मगर वो सिर्फ उन उन तीनों को सेलेक्ट किया। मैंने पूछा मैडम आप सिर्फ इन तीनों के क्यों सेलेक्ट किया? वो बोल रहे थे इसमें जान है, उसमें एक मोमेंट है। उस वक्त मेरे समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ इससे ज्यादा चाहिए। उधर से मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया और ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ। ये कब की घटना है? आप कितने साल के थे? ये 2005 में था। 2005 में था एंड वो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेरा जिंदगी में ऐसा हो गया। मैं पहले क्या करता था उससे और आगे कुछ चाहिए एक शिल्प में। सो 2005 में मैंने ऐसा ही कोशिश किया हर मूर्ति में बनाता हूँ पहला मैं उसमें लाइफनेस देखना चाहता हूँ। यही मेरा एक सपने और यही मेरा एक विजन क्या कहते हैं हमारा आई वांट टू मेक लाइफनेस ब्रिंग लाइफनेस इन स्टोन। यही मेरा एक क्या कहते हैं हिंदी वर्ड, हाँ यही मेरा उद्देश्य हो गया सर। तो 2005 में कोई आया आपके स्टूडियो में, उसने 100 मूर्तियों में से केवल उन 3 मूर्तियों को चुना और उससे आपको समझ में आ गया कि दरअसल मूर्ति में जान होनी चाहिए, उसमें प्राण होने चाहिए, उसमें जीवन दिखना चाहिए, तभी वो मूर्ति लोगों को आकर्षित करती है। तो आपने हर मूर्ति में तो शायद उसी दिन आपको नहीं लगता कि राम जी ने कोई दिव्य अनुभूति आपको करा दी थी और तभी से आपको उस रास्ते पर धीरे धीरे प्रशिक्षित करते चले गए राम जी? वही बताया आपने। हमने 30 साल से शायद अभी 41 ईयर्स हूँ मैं, 11 साल में शुरू किया था। भगवान ने हमको
एक खाना पीने के लिए, एक कला सेवा करने के लिए मौका भी दे रहा था, हमको भी एक देखभाल करके ट्रेनिंग कर रहा था शायद। ये मौके के लिए वो हमको तैयारी कर रहा था शायद। आपको जब ट्रस्ट से पहली बार इसके बारे में सूचना आई, फोन आया, तो आपको कैसा फीलिंग आया, क्या क्या अनुभूति हुई? सर मेरे को ये अप्रैल में लास्ट ईयर ये जानकारी मिल गई, तीनों आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया कि इसमें मैं भी है और मैं यंगेस्ट हूँ इसमें। उस वक्त मैं बहुत बहुत खुश हो गया था, और इतना खुशी था वो 10 मिनट के बाद कम हो गया, क्योंकि ये मिल गया तो सही, बहुत खुशी हो गई, मगर इतने बड़े जिम्मेदारी, हम लोग पूरा देश इसके लिए वेट कर रहे हैं 500 साल से, और हमारा राम को कैसा दर्शन करवाएंगे देश के सामने। और हमको बोला गया था 5 साल की उम्र का लल्ला चाहिए, और हम लोग पहले कुछ किया है, कुछ ऐसे बारे में बहुत जानकारी लेने के लिए बहुत रिसर्च किया, मगर नहीं मिला। और पहली बार हम नया देश के सामने आ रहा है, वो कैसा स्वीकार करे, ये सब चिंतन शुरू हो गया सिर्फ 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद ऐसे हम लोग सोचते सोचते मैं शायद 7 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि काम करने के बाद भी सोने में भी हम काम करता था, क्योंकि कल क्या, दिमाग में विचार चल रहा था, हमको कल क्या करना है और कैसे देश को वापस देंगे, इतना बड़ी मौका मिल चुका है हमको, कोई नहीं कोना है। ऐसे ही मेरा हर दिन चिंतन ऐसे ही था। तो आपने तभी संकल्प ले लिया था कि ये मौका मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर है और इसको हाथ से नहीं जाने देना है। और 7 महीने तक आपने अपनी नींद खो दी। किस तरीके से आपने इस पूरे काम को पूरा किया? वो यात्रा कैसी थी? वो अनुभव कैसा था? सर कहानी में हर वक्त एक ट्विस्ट रहता है, और इधर भी एक बहुत बड़े ट्विस्ट थे। और एक भगवान कुछ देने से पहले हमको परीक्षा करता है। हमारा इस समय पे ऐसे हुआ था, हमने ये जून में काम शुरू किया था, और काम करते करते अगस्त के समय पे लगभग 70% से ज्यादा काम कर चुका था मैंने। और दिल्ली से फोन आ गया, मैंने सोचा शायद और बड़ा काम दे देंगे मेरे को, इसलिए बुलाया जा रहा है मेरे को। सो दे आर कॉलिंग मी दैट हमको और बड़ी काम देने के लिए बुला रहा है। और नृपेंद्र मिश्रा जी ने फोन करके बुलाया था, और वो बोला, अरुण जिस पत्थर पे आप काम कर रहे हैं, आउट ऑफ 8 टेस्टिंग, उसमें एक नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है, आपको दूसरा करना पड़ता है। मतलब आपकी पूरी 7 महीने की जो मेहनत थी, नहीं, अगस्त जून से 3 महीने की जो आपकी, जून में से आपने काम करना शुरू किया था, अगस्त तक की आपकी जो मेहनत थी वो पूरी उस वक्त खराब हो गई, क्योंकि उसका आगे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इससे लोग ये भी जानना चाहेंगे जो इस आपके इंटरव्यू को, साक्षात्कार को देख रहे हैं, कि इतनी सघन जांच हुई है पत्थर की, और तीनों मूर्तिकार जिन पत्थरों पे काम कर रहे थे उसको अलग अलग लैब टेस्ट से किस तरह की टेस्टिंग, इसमें क्या जांचा जाता है? एक हमारा भारत सरकार का एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैनेजमेंट में सभी पत्थर मंदिर पे यूज किया है, उससे सर्टिफाई होना है। वो बहुत एक कंप्रेशन टेस्ट लेते हैं, केमिकल टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट, सब बहुत ही टेक्निकली टेस्ट करते हैं। वो बोल रहे थे मेरे को आउट ऑफ 8 एक में नेगेटिव आ गया, 7 पास हुआ था। कुल 8 जांचें होती हैं, 7 पास हो गई, एक पे अटक गया मामला। उस वजह से आपकी 3 महीने की मेहनत बेकार हो गई, और मन तो थोड़ा दुखी हुआ होगा। नृपेंद्र मिश्रा जी बुला के ये कह दिया, अरुण ये भगवान का मामला है, एंड वी आर आंसरेबल टू द नेशन। हम इस एक चीज पे भी हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी आपके पास 2 महीने और 3 महीने का समय है, आप नया बना सकते हैं। और वो ओपनली बोल दिया, एंड दैट टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और एक मौका मिल गया, क्योंकि ये छुपा के ऐसे नहीं रखा, मेरे को बुला के बोल के एक नया मौका दिया, और मैंने एक 70% बनाया था। उस एंगल पे देख लिया तो हमको एक एक्सपीरियंस हो गया था। और मैं हमारा ट्रस्ट में चंपत जी उस वक्त इस समय पे उसको मेरा पिता के समान चंपत जी को प्रणाम देना चाहता हूँ। वो पूरा काम छोड़ के ये सुन के आ गया मेरे पास और बोला, हिम्मत नहीं, मैं अयोध्या में ही था, वापस दिल्ली से मैं वापस अयोध्या आ गया और पूरा काम छोड़ के आ गया मेरे पास, हिम्मत मत हारो, भगवान परीक्षा लेते हैं। बहुत मेरे को एक मॉरल सपोर्ट दिया।
और मैंने उसी वक्त वादा किया चंपत जी के, मैं पहले क्या अच्छा बनाए उससे अच्छा बना के आपको दे देते हैं, कम समय पे वो कुछ भी अ, आप सोचिए मत, मैं इससे अच्छा बना के देता हूं, मैं वादा करता हूँ। और भगवान ने हमसे ऐसे ही बनवाया। जितनी सहजता से ये बात अरुण योगीराज जी ने बता दी है ना, मैं मैं खुद, मेरे पास शब्द नहीं है। हम लगातार बातें करते हैं, शब्दों और बातों से ही हमारा जीवन चलता है, पत्रकारिता का और साक्षात्कार का, लेकिन ये मेरे लिए भी साक्षात्कार एक अलग अनुभूति से भरा हुआ है। अ, शब्द रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो शिल्प है वो अद्भुत है और दिव्य है। जो बात योगीराज जी बता रहे हैं, इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती, कितनी जवाबदेही के साथ, अकाउंटेबिलिटी जो शब्द होता हमें, कितनी जवाबदेही के साथ इस पूरे कार्य योजना को अंजाम दिया गया कि किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया गया। और नवीन मिश्रा जी जो थे प्रभारी, वो खुद कह रहे हैं कि हम राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए किसी भी कमी को, चाहे थोड़ा सा आपका दिल दुखे, चाहे 3 महीने की आपकी जो मेहनत थी वो बेकार जा रही है, लेकिन फिर भी हम इस तरह का समझौता नहीं करेंगे। इससे ये पता लगता है कि जिस अ, राष्ट्र मंदिर के प्रति हम सबकी भावनाएं इस चरम पर पहुंची, उसके पीछे उसको काम करने वाले भी उसी भावना से काम कर रहे थे। एक ये बात थी। दूसरी बात, जो लोग जीवन में सकारात्मकता की बात करते हैं, उत्साह की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग आजकल बहुत है, मुझे लगता है योगीराज जी एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी इस कमी को भी हताशा में नहीं बदलने दिया, उन्होंने उसको, बल्कि जो सकारात्मक चिंतन उनका सामने आता है कि मैंने शायद परीक्षण हो गया मेरा एक इस चट्टान के ऊपर, इस शिला के ऊपर, चाहे इस शिला का एक परीक्षण विफल हो गया हो, 8 में से 7 सफल थे, लेकिन मैंने जो 70% काम उस पर कर लिया था, उससे अभ्यास हो गया। जो कहते हैं ना अपने करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान। शिल पर पड़त निशान की बात की गई, और शिला पर निशान जो उन्हें उकेरे थे उसमें प्राण फूंकने के लिए, उनको ये समझ में आ गया कि ये मेरा अभ्यास था और ये व्यर्थ नहीं जाएगा, और अगली बार कम समय में उससे बेहतर शिल्प को गढ़ने का संकल्प उन्होंने लिया। ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। अरुण जी, फिर अपन इस कहानी के उस ट्विस्ट से आगे बढ़ते हैं। फिर अगले 3 महीने कैसे थे? मैंने फिर से एक पत्थर सेलेक्ट किया, वो सिलेक्शन वो टेस्टिंग पे गए, रिपोर्ट आ गई, और मैं तुरंत ये काम शुरू किया। और मैंने ये शिला आपके पास वहीं मैसूर में आपके स्टूडियो में थी? ये शिला कहाँ से आई? नहीं, ये मैसूर से आया था। मैं पहले ही ट्रस्ट वालों ने सेलेक्ट करके अयोध्या में रखा गया था। उधर बहुत मूर्तियां पत्थर रखे गए थे, मगर मैंने एक सेलेक्ट करके उसका सैंपल पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लैग मैनेजमेंट पे भेज दिया। इस बार आपकी मेहनत बेकार हाँ, और वो उधर हाँ आने से बाद हमने ये शुरू किया, और मैंने ऐसा ही कोशिश किया। मेरे को अभी प्रैक्टिस हुआ था, और 70% काम मेरे को एक एक्सपीरियंस हो गया था, और बहुत जानकारी मिल चुके थे पहले। और मैंने सिर्फ 3-4 घंटे और बढ़ाया मेरा काम। पहले 10-11 घंटे बना रहा था, अभी 16 आवर्स मैंने थोड़ा 3-4 घंटे और बढ़ाया, क्योंकि हमारे सामने और 2 आर्टिस्ट आगे कर रहे हैं, हम पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और उन दोनों की जो शिलाएं थी उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं आई? नहीं, उन दोनों का पास हुआ था। चंपत राय जी ने आपसे ठीक कहा था कि भगवान परीक्षा लेते हैं। हाँ, उन दोनों का पास हुआ था, सिर्फ मेरा एक ऐसा हो गया था। मगर सिर्फ यही चिंता था, क्योंकि मेरे सामने 2 आर्टिस्ट 4 महीने से आगे मेरा काम कर रहा है। तो मैंने सोचा हमको भी कॉम्पनसेट करना है, क्योंकि पत्थर के साथ बहुत वक्त देना पड़ता है। अभी हमको पत्थर दिया है तो बहुत हार्ड था, और अच्छा टाइम हम उसके साथ बिताया, तो वो हमारे साथ बात करना शुरू करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ। सो मैंने सिर्फ ऐसे मेरा एक बिलीफ, इतना वक्त आप पत्थर के साथ बिताओ वो उतना अच्छा बनता रहता है। सो इसलिए मैंने सोचा 10-11 घंटे बना, और 4 घंटे बढ़ा दूं, और शायद मैं अभी यंग, अब मैंने बताया आपको, सो शायद मैं दौड़ के ज्यादा ऊर्जा से काम कर सकते हैं। और हमारा एक अयोध्या में काम किया, वो भी बहुत फर्क पड़ा। ये शायद मैं हमारे जगह से किया तो इतना फर्क नहीं होता था, मगर उस वक्त में किसी ना किसी मिलता था, वो कहानी बता रहा था, वो एक संघर्ष के बारे में बात कर रहा था। ये जो लोग इस साक्षात्कार को देख रहे हैं उनकी स्पष्टता के लिए, बाकी दोनों मूर्तिकार अपनी अपनी जगह से काम कर रहे थे। आपने फिर बाद वो भी वहीं थे अयोध्या, तो आप तीनों अयोध्या में ही काम कर रहे थे अपने? अलग अलग स्टूडियो पे कर रहा था, और हम लोग ऐसे ही कंडीशन डाला था हमारे साथ, हम किसी का नहीं देखेंगे, देश को एक अलग एक ब्यूटीफुल एक सुंदर मूर्ति मिलेंगे,
मिलने के लिए और एक अलग ही प्रकार का अलग अलग मूर्तियां देश के आने सामने आना है, इसलिए हम लोग तीनों बात किया था, हम किसी का नहीं बात करेंगे, नहीं देखेंगे। और 7 महीने तक हम किसी तीनों साथ में था, 3 बार हम वही खा रहा था, सो रहा था, मगर दुनिया का अच्छा, आप रहते खाते सोते साथ में थे साथ में तीनों, थे। लेकिन एक दूसरे की मूर्ति देखना आपको पूरा देश का अलग अलग विषय बात कर रहा था, मगर इसके बारे में नहीं बात कर रहा था। कितना आपको अनुशासन रखना पड़ा होगा और कितनी गोपनीयता कि आप तीनों साथ में रह रहे हैं, उठ रहे, खा रहे, सो रहे हैं, लेकिन आप जिस इतने बड़ी परियोजना पे, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके बारे में जरा भी बात नहीं कर सकते। नहीं बात इस तरह का प्रोफेशनल डिसिप्लिन जिसको कहा जाता है, पेशेवर अनुशासन, बहुत बड़े बड़े पेशों में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपने उसको निभाया क्योंकि शायद आस्था भी बलवान थी, उसके प्रति जो समर्पण था वो भी बलवान था। तो कभी ऐसा आया कि किसी ने जानने की कोशिश की तुम क्या कर रहे हो, कैसे? नहीं, हम लोग बहुत स्पोर्टिवली लिया था और सिर्फ हमारा अंदर भी ऐसा ही था। हम लोग हमारा सेलेक्ट ऐसा नहीं था, देश को अच्छा मिलना है बस, हमारा भी उसका भी किसी का भी। तो हम लोग ऐसा ऐसा मेंटालिटी में काम कर रहा था, इसलिए हम लोग एक पहला दिन ऐसा बात किया और हम देखा, इस दिन पूरा देश तीनों मूर्ति देखा, उसी दिन हमने देखा और बीच में किसी का नहीं देखा था हमने। अब मैं उस घटना पर आता हूं जो सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाली, जिसकी जब चयन का दिन आ गया, मूर्ति बन गई और यह था कि कौन सी चयनित होगी, उस दिन आपके मन में क्या भाव चल रहे थे, दिल की धड़कनें कैसी चल रही थी? और देश को तो बाद में पता चला कि कौन सी मूर्ति चयनित हो गई है, आपको कब पता चला? सर हम लोग बुलाया गया था मैसूर से, हम दिसंबर 10 वापस गए थे मैसूर और हमको वापस बुलाया गया 28 दिसंबर, क्योंकि पूरा ट्रस्टीज आ रहे हैं, आप आके आपका एक कलाकृति दिखाइए। और उस दिन मैंने एक एक हमारा एक येलो कलर का एक कपड़ा मूर्ति के बांध के, मैं थोड़ा हिंदी में मैंने मेरा थॉट प्रोसेस बताया कमिटी वालों के साथ। मेरा थॉट प्रोसेस पहले दिन से यही था, सिर्फ हमारा कमिटी वालों का अप्रूव लेना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य देश से आने वाला गरीब वो आ जाता है, हमारा माता पिता बहुत आ जाता है, उनको दर्शन देना है और देखने से एक प्रसन्नता, एक 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 हैप्पीनेस होना है। तो इस प्रश्न को मैं उत्तर देना है। सिर्फ मैंने एक बुक में लिख के रखा था, हर दिन मैं सोने से पहले देखता था और 1000 फोटो से ज्यादा मैं सेव किया था और सोने से पहले कल क्या के लिए पूरा 1000 फोटो देख के सोता था, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि मैंने तो ये 1000 फोटो राम जी की प्रतिमा के थे, बच्चों के थे, किसके फोटो थे ये 1000? पूरा आप हमने प्रभाव मंडल एक डिजाइन किया था, एक दशावतार के साथ, और भक्त बाग में हनुमान और गरुड़, सब एक एक इंच के लिए भी हमने एक एक रेफरेंस रखा था और हमने ऑर्नामेंटेशन किया है, वो 700 साल पुराना एक हमारा एक शिल्प का एक अलग आभरण है। सो ऐसा हमने पूरा उस वक्त का और इस वक्त में क्या कर सकते हैं ऐसा ही किया था और ये सब मैंने एक्सप्लेन किया उनको। शायद मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था, शायद वो ठीक से नहीं समझ पाया होगा शायद। और मगर मैंने एक कपड़ा डाला था, उस वक्त वो नीचे आ गया ना, हमारा पूरा ट्रस्टीज का हाथ ऊपर चले गए। सो वो मेरे को बहुत याद रहता है। जो आप शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे, वो मूर्ति ने खुद ही बयान कर दिया। आप जो बताना चाह रहे थे मूर्ति के बारे में, हिंदी अच्छी नहीं होने से शायद नहीं समझा पाए, लेकिन वो आवरण हटते से ही मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला कि मैं अरुण जी से बात करने वाला हूं, आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर उसमें 100 सवाल आए हैं तो 90 सवाल ये है कि वो आंख ऐसी कैसे बन गई। उस आंख को देखो तो फिर आंख हटती नहीं है वहां से। वो हमने मूर्ति अलंकार किया था और वो मैं भी उस वक्त उधर ही थे और पूरा हमारा कलाकृति पूरा अलंकार में छुप गए अंदर, वो हिडन हो गया क्योंकि अलंकार वो ऊपर आ गए। और मेरे को पता था सिर्फ वो आंख और हमारा फेस के लिए पूरा देश उस वक्त नजर रखेगा, नजर आएगा। सो हमको एक मूर्त दिया गया था गणेश जी ने, वो प्रतिष्ठापन का एक आगे ले रहे थे वो गणेश जी ने, हमको एक मूर्त दिया गया था और नेत्रों मिलन करने से पहले हमको सरयू नदी में स्नान करके, हनुमानगढ़ी पे पूजा करके और कनक भवन में पूजा करके ये करना है और हमको 20 मिनट दिया गया था। अच्छा।
आग बनने के लिए। केवल 20 मिनट। हाँ, और मुहूर्त इतना ही था, हमको 20 मिनट दिया गया था। और अब पत्थर में आपको एक ही चांस रहता है हर वक्त। और मेरे को एक भी छेनी गलत चली गई, एक प्रहार गलत, हाँ उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक ही चांस रहता है। और आपको सोचिए, मेरे को 10 से ज्यादा अलग अलग तरीका से आग बनने आता है, मगर मेरे को उसमें एक सिलेक्ट करना है। सिर्फ मैंने भगवान से ही मैं हर वक्त मेरा प्रेशर भगवान के ऊपर डाल देता हूँ। हम नहीं बना रहे, आप बनवा रहे हैं हमसे, आप भी मेरे को क्या करना है इस वक्त थोड़ा आदेश दे दीजिए। सो मैंने अभी ऐसा सोचा, हम किसी तरह से मैं कनेक्ट करना है देश को आंखों में। सो 20 मिनट के अंदर हमको एक पहले ही मैंने बोल के एक सिल्वर हैमर और गोल्डन चिजल बनवाया था। अच्छा। क्योंकि ये शिल्प शास्त्र में कहा गया है। सो गोल्डन चिजल और सिल्वर हैमर में एक ध्यान श्लोक है, वो लिख के एक बनवाना है। तो रामलला की वो आंखें जो इतनी अद्भुत हैं, दिव्य हैं, अलौकिक है, और जिसके बारे में देश के लाखों करोड़ों दर्शक जानना चाह रहे थे, उसका एक बड़ा राज हमको अरुण योगीराज जी ने बताया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से चांदी की हथौड़ी और सोने की छेनी लेकर उन खूबसूरत दिव्य आंखों को उकेरा गया है। आज अमर उजाला के साक्षात्कार में एक्सक्लूसिव। उसके अंदर वो सात्विकता, वो तेज, वो अनुभूति, उसका तो वर्णन ही शब्दों में करना किसी कवि, किसी लेखक के लिए मुमकिन नहीं है। बस उन आंखों को आप देखते रहिए और रामलला की वहां प्राण प्रतिष्ठा सार्थक हो उठती है। शिल्प शास्त्र को जोड़ रहे थे, शिल्प शास्त्र का वो वर्णन सुनना दिलचस्प होगा। यस, शिल्प शास्त्र के हम लोग बताया गया है पहले ही। सो इसमें ही करना है। और शिल्प शास्त्र एक मेजरमेंट देता है, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट। हम लोग उत्तम पंचताल कहते हैं, और 64 अंगुल कहते हैं। सो दैट ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट इज सबको सेम है, मगर उस ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के अंदर जान लेके आना वो आर्टिस्ट का हाथ के ऊपर है। सिर्फ हमने यही कोशिश किया। वो हम पहला मैं ही बहुत इंतजार था, 6 महीने से ढूंढ रहा था, आप हमको दर्शन दे दीजिए, मैं तो नहीं छोड़ने वाला है, नहीं नहीं तो उसके साथ ऐसा मैंने इंटरेक्ट करता था। अब कितना भी मेरे का परीक्षा लीजिए, हम तो लेने के तैयार है, मगर आपको दर्शन देना ही देना है। ऐसे ही मेरा इंटरेक्शन था हर वक्त। और शायद दिसंबर 2 सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने शुरू किया, और दिसंबर 2 में मैंने कंप्लीट किया। और तीनों में मैंने ही पहले कंप्लीट किया, लेट में शुरू करके। और मेरे पास 7 days था, क्योंकि हम जाने वाला December 10 थे। आज 7 दिन मैंने उसके सामने बैठ के ऐसे ही देखता था, कुछ आदेश है तो बताइए, कुछ करेक्शन है तो आप मेरे को दिमाग में डालिए। ऐसे ही देख के मैं 7-8 घंटे में वक्त बिता रहा था, क्योंकि कुछ है तो कुछ कर सकते हैं। तो कुछ आदेश आया? हाँ, नहीं, वो प्रसन्नता है, वो सिर्फ आंख के बारे में शायद उसी वक्त मैंने कैमरा थोड़ा चेहरे के भाव पे ले जाइए अरुण जी के। आप देखिए अभी भी उनके चेहरे पर कैसे भाव हैं। एक शिला उनकी नहीं सफल हो पाई थी, 70% काम उनका बेकार हुआ, फिर भी बाद में शुरू करके पहले खत्म किया, और बचे हुए दिनों में रोज राम जी की उस मूर्ति से वो बात करते थे। मेरा गला रूंध रहा है उसको कहते वक्त, क्योंकि भावनाएं कुछ ऐसी है। आप सोच कर देखिए ना, एक मूर्तिकार ने कैसे उस शिल्प में जान डाली, कैसे राम जी का आह्वान किया कि आपको नहीं छोड़ूंगा, आप तो बताइए, आप बताइए, कुछ कमी रह जाए तो बताइए, लेकिन आपकी प्राण प्रतिष्ठा होकर रहेगी। शायद ये आह्वान, जैसा बाल हट होता है ना, बाल रामलला ये बना रहे थे, वैसे ही बाल हट इन्होंने रख लिया था। शायद उस हट के आगे खुद रामलला भी समर्पित हो गए। मैं यही मानता हूँ। मैंने जिंदगी में पत्थर के साथ इतना वक्त बिताया। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, पत्थर मेरा बात सुनता है। और मेरे के लिए कुछ नहीं पूछता हूँ, हम देश के लिए पूछ रहा हूँ। इसलिए मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था मेरे के लिए कुछ पूछ रहा हूँ। और मैं यही कहता रहता हूँ, ये मैंने नहीं बनाया, वो बनवाया है। और मेरे जैसा बहुत हजारों आर्टिस्ट इधर इतने साल से काम कर रहे हैं। हमको सबको एक रेस्पेक्ट मिलना है, और मेरी तरह से मिलते हैं तो और भी अच्छा है। सब मैंने ऐसे ही कोशिश किया, क्योंकि 1000 आर्टिस्ट मैं जा रहा था मंदिर, बहुत मेहनत से शायद मेरे से अच्छे भी बना रहे उधर बहुत आर्टिस्ट। सो मेरे को सब के लिए एक रेस्पेक्ट मिलना है, और ये ऐसे ही करेंगे, देश को एक अच्छा लल्ला को दर्शन करवाएंगे, ऐसे ही मेरा मन में था। बस आग बनाने के लिए केवल 20 मिनट क्यों दिए गए, ये दिलचस्पी जाग सकती है उन लोगों की जो सुन रहे हैं साक्षात्कार। ये मूर्त गणेश जी ने दिया था, वो उस मूर्त में ही वो आंख बननी चाहिए।
इसलिए आप पंडित जी ने। तीनों तीनों मूर्तिकारों को वही नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ मेरा सेलेक्ट हुआ था ना, इसलिए इसका बाद प्रॉब्लम में। हो रहा था। अच्छा हाँ, इसका अच्छा, बड़ा सपना हो रहा है। उसके पहले नहीं बनी थी आंख, नहीं नहीं नहीं। ये चयन होने के बाद आंख बनी है। हाँ, अच्छा सेलेक्ट ठीक। होने के बाद एक तो हम कहानी को जोड़ते हैं, जब हाँ। जिस दिन चयन की बात थी आप बात समझा नहीं पा रहे थे, पर वो आवरण नीचे आ गया, हम्म, सारे ट्रस्टियों के हाथ अपने आप ऊपर उठ गए हाँ और मूर्ति चयनित हो गई। हाँ। तो आपको वहीं बोल दिया गया कि ये चयनित है? नहीं, मेरे को वो उस शाम पे फोन आया था, चंपत जी ने बोला मैसूर जाने का तैयारी मत करो। सिर्फ इतना ही बताया गया था, मेरा सेलेक्ट हुआ था नहीं बताया था उन्होंने। मैसूर जाने का अभी तैयारी मत करो, आप इधर ही रुको। बाद में मेरे को बोला गया एक वस्त्रकार आ रहा है, उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन कीजिए, और अलंकार भी हो रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए। सो ऐसे ही रुका था मैं 1 महीने तक। तो आपको लेकिन अंदाजा तो हो गया होगा इस सब डेवलपमेंट से कि हाँ भाई मेरा मूर्ति चयनित हुआ, तभी इतना आगे का बात हो रहा है। हाँ, वो मेरे को अंदर में एक पॉजिटिविटी मिल गया था, मेरा सेलेक्ट हो चुका है। मगर उस वक्त में ऐसा हो गया, 10 मिनट बहुत खुशी था, बाद में ऐसा टेंशन हो गया, लोग इसको कैसा स्वीकार करेगा। वो है कि हेल्थी फियर है ना, वो बहुत अंदर बहुत था। और मैं इतना हम लोग काम करने का 3 3 पाउंड हैमर का और मशीन में काट के इतना रफली हैंड किया था पत्थर को। ये सेलेक्ट होने के बाद मैं वो टच करने से मेरे को भी बहुत डर लग रहा था। सिलेक्ट होने के बाद आपके अंदर भी वो डर आ गया? नहीं, वो मूर्ति अब वो मूर्ति नहीं रही मूर्ति ना। नहीं रही, सो इसलिए हम वो सेलेक्ट होने के बाद ये ऐसा चीज आ गया, ये कैसा अंदर लेके जाएंगे, बहुत ठीक से लेके जाना है, ये सब अंदर में ज्यादा फाइनली आपको कब समझ में आ गया कि अब यही चयनित है? दिसंबर नहीं, जनवरी 2 के अंदर हमको पता चल गया था, क्योंकि इसका वस्त्र निर्माण हो रहा था उस वक्त। मैंने थोड़ा फिर भी अंदर डाउट था, शायद लगेगा या नहीं लगेगा। मगर ये ज्वेलरीज का एक नाप ले रहा था, उस वक्त मेरे को पता चल गया यही काम है। आपके अंदर क्या भाव आया जब फाइनली आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली आपको पता लग गया? क्या भाव आया? सर यही है, उस वक्त बहुत खुशी होता। अगर सिर्फ फिर से मेरा यही क्वेश्चन आ गया, देश कैसा स्वीकार करेगा। तो मैं ठीक से सो पाया जब हमारा पूरा देश वो देख के खुशी हुई ना, उस दिन मैं ठीक से सो पाया। 22 जनवरी की रात को, शायद और एक दिन एक्स्ट्रा। 23 जनवरी को। हाँ, क्योंकि उस शाम भी मैं जाके सबके साथ मिलके पूछ रहे थे, मूर्ति आपको कैसा लगा कैसा लगा, और सबका एक अच्छा एक रिस्पॉन्स मिले। उस वक्त मैं आराम से सोया 7 महीने के बाद। इसमें एक ट्विस्ट और आ गया था, ट्रस्टियों की, इससे पूरे परियोजना से जुड़े सारे लोगों की कोशिश ये थी कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो पहली बार लोग मूर्ति को तभी देखें। लेकिन एक फोटो वायरल हो गया और सब लोग उस फोटो की, उसकी बहुत चर्चा भी हुई, बात ये आई कहीं आपके स्टूडियो से बाहर आ गया, किसने ले लिया, कोई अधिकारी ने ले लिया। इस कहानी पे थोड़ा बताइए। हम लोग पहला सेलेक्ट हुआ था, बाद में हमारा बहुत बिगेस्ट चैलेंज था उसको ठीक से कैसे अंदर रखेंगे। वो हम लोग विदाउट एनी हर्टिंग डैमेजिंग स्मॉल बिट हमने ठीक से अंदर रख लिया। एलएनटी के इंजीनियर्स ने वो बहुत अच्छी तरह से अंदर गर्भगृह के अंदर रख लिया। सो हम लोग उस दिन में थोड़ा आराम हो गया था, क्योंकि ये अंदर गए अभी मेरा गर्भगृह में, और बहुत एक टेंशन नहीं है। मगर 1 2 घंटे के बाद ये फोटो बाहर निकल गए। हम लोग इतना टेंशन हो गया, 7 महीने से कहीं पे हमने जाने नहीं दिया था। आपस में भी नहीं बताया। मैं मेरा बीबी को नहीं भेजा था। बताइए। सो एक कैसा हो गया। और सो इधर 1 महीने से बहुत लोग आने जाना हो गया था। हमारा अलंकार का टीम आ रहा था, और अलग अलग टीम आ रहा था, एलएनटी का टीम आ रहा था। शायद उस वक्त हमने थोड़ा एक ट्रैक मिस हो गया था, किसी ने फोटो खींच लिया और बाहर आ गया। और मैं और चंपा जी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मैं 2 दिन रूम में रो रहा था, क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ, क्यों ऐसा हो गया, बहुत टेंशन हो गया। ये बात सही है, हम भी मीडिया में है और वो तस्वीर आई तो हमने भी प्रकाशित की, सबने प्रकाशित की, क्योंकि हर कोई उसकी पहली झलक दिखाने को बेताब था। पर अरुण जी ये सत्य मानिए कि वो झलक पहले से बाहर आने के बाद भी जब प्राण प्रतिष्ठा के समय वो दिव्य दर्शन हुए, वो फिर भी उतनी अद्भुत उतने ही अलौकिक थे। वो इतना इतना ये क्या है ना, वो प्राण प्रतिष्ठापन एक हमारा शिल्प क्या कहते हैं, शिला शुद्धिकरण और अधिवास, ये सब के बाद वो अलग ही बन जाता है। अभी मैं खुद महसूस किया, हम क्या बनाया वो उधर जाने के बाद अलग जैसा ही महसूस में वो महसूस हो रहा है।
सो ये सिर्फ भगवान का इच्छा, उस जगह का महत्व है। और हमारा एक गणेश गुरु जी भी इतना अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठापन किया है, सबके वजह से ये अलग ही एक दर्शन दे दिया देश के सामने। और हम सब भूल गए क्या हुआ था ये 3 दिन पहले। यस। वो थोड़ा एक बहुत ज्यादा लोगों में जिज्ञासा थी, तो कुछ थोड़ा सा जिज्ञासा शांत हुई थी, लेकिन पूरी मूर्ति देखना उतना दिव्य अद्भुत अलौकिक था। अ, ये जो आपने डिजाइन बनाई, ये तो किसी ने, ट्रस्ट ने, चंपावती ने, ये किसी ने नहीं सजेस्ट किया। आसपास उसमें क्या क्या बनेगा, जो पूरे आपने चिन्ह बनाए हैं, शंख बनाया है, स्वस्तिक, वो सब कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे बनाया? हमारा साउथ इंडिया में प्रभावड़ी कहते हैं, एक बैक साइड एक आर्च देखते हैं, वो अलंकार के लिए रखा जाता है। और मैंने आने से पहले ही उसके बारे में हमारा, वरुण जी होंगे, हनुमान जी होंगे। हाँ, विष्णु के संप्रदाय ये, क्योंकि ये दशावतार में एक हमारा राम जी भी है, इसलिए हमने दशावतार बनाएंगे। और एक स्थान ब्रह्म और शिव को भी दे देंगे, त्रिमूर्ति हो जाता है, ब्रह्म विष्णु और महेश्वर। और वो सूर्य वंशस्थ है, इसलिए हमने सूर्य ऊपर एक प्रभाव, सूर्यवंशी। हाँ, इसलिए रखा गया था। हम लोग शिल्पा शास्त्र में भक्त बाग कहते हैं, भक्त बाग में हनुमान और गढ़ ने हमने मैं ड्राइंग एक बना के, कंपोजिशन बना के हमारा ट्रस्ट के सामने रखा मैंने। उन्होंने हाँ कह दिया मेरे को ये सब बनाने के लिए। और हमारा दूसरा 2 आर्टिस्ट, उनको भी यही कहा गया ऐसे ही बनाइए, अरुण बना रहे ऐसा। तो ये डिजाइन आपने पहले कागज पे भी बनाई होगी? हाँ, मैंने कागज में ही बनाया था, और वो जाके दिखाया था मैंने ट्रस्ट के सामने, और वो हाँ कह दिया। वो हाँ कहने के बाद मैंने एक कंपोजिशन किया। तो पहले डिजाइन की भी स्वीकृति थी, शिला की भी स्वीकृति। अब मैं आता हूँ परिवार, इस दौरान पहले अपने परिवार के बारे में बताइए, अभी परिवार में कौन कौन? अभी मेरा परिवार में मेरा माता जी है, और मेरा, नाम भी बता दीजिए, लोग नहीं, हाँ, आपके आप परिवार की जानने की भी उत्सुकता हाँ, बहुत है। पहला मेरा बीबी है विजेता, और मेरा 2 बच्चे हैं। मेरा बेटी सानवी है, और एक बेटा वेदांत है। और इस वक्त मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मेरा बीबी ने बहुत मेरे को एक अच्छी तरफ एक सपोर्ट दिया है 10 साल से। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैं ज्यादा वक्त पत्थर के साथ बिताता हूँ, और बहुत मुश्किल से मेरा बच्चों को और मेरा फैमिली को वो टाइम देख, एक अच्छी तरफ से मेरे को एक पीसनेस चाहिए, वो देने में मेरा बीबी भी एक बहुत एक योगदान है। और इस वक्त उनको भी मैं एक प्रणाम करना चाहता हूँ। और मेरा माता जी, मेरा बचपन से मेरे को अभी भी याद है, मैं उनसे ही बड़ा है। आपकी माता जी का शुभ नाम? मेरा माता जी का नाम सरस्वती है, और मेरा पिता का नाम और मेरा ब्रदर सूर्य प्रकाश, मेरा एक सिस्टर चेतना, और मेरा एक अंकल का बेटा एक वो भी मेरे साथ है, ऐसे ही बहुत सपोर्ट करके आ रहे हैं, यशवंत। सो ऐसा एक हमारा अभी जॉइंट फैमिली है। अभी भी हम सिटी के अंदर गांव में जैसे जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं हम। पूरे परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? सर, हम लोग 300 साल से ये काम करके आ रहा था। शायद भगवान ने भी हमको आशीर्वाद किया है, आप बहुत मेहनत से 300 साल से बहुत श्रद्धा से काम करके आ रहे हैं, ये प्रसाद ले लो। सो इतना बड़ा प्रसाद दे दिया। अभी और 10 जनरेशन यही काम करके हम जिंदगी जी सकते हैं। आपके बेटे को, बेटी को भी सिखाना शुरू किया ये? सर, ये ऐसा नहीं हो सकते, वो इच्छा किया तो हम सपोर्ट करने के लिए तो मैं तो जरूर हूँ। आपने तो 10-11 साल की उम्र में स्कूल की बजाय इधर ही ज्यादा ध्यान देना शुरू किया था। वो बेटा नहीं कर रहा है? अभी मेरा बेटा 2 साल का है। हाँ, थोड़ा ध्यान। ध्यान अभी मेरा बेटी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहा है। बेटी का उम्र क्या है? अभी 8 साल का है वो। धीरे तो हमारा जैसे ही हम भी, हमारा घर और स्टूडियो एक गुरुकुल आगे आगे पीछे है। सो हम पत्थर के साथ जाके खेलते थे, अभी भी वो भी वैसे ही खेल रहा है। सिर्फ वो ही चाहिए, पहला खेलना है, उसके साथ एक डेवलपमेंट करना है रिलेशन। सो वो कर रहे हैं बस। आप जब कर रहे थे एमबीए वगैरह, तब तो मन में, लेकिन करियर को दूसरी तरीके से चुनने की भी आपके मन में इच्छा रही होगी, छोड़ दिया आपने, वो अलग बात है। नहीं, मैंने बताया, मैं एजुकेशन और हमारा ये एक शिल्प दोनों में साथ में जा रहा था। और मैं कॉलेज होने के बाद मेरा पापा के साथ में काम करता था। और पहली बार 1-2 महीने के लिए बाहर गया काम के लिए, उस वक्त मेरे को पता चला कि हमको क्या चाहिए जिंदगी में। मैं तुरंत वापस आ गया। मेरा कब था वो क्षण, कब था जब आपको लगा कि जिंदगी ने आपको बता दिया है कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए?
मेरे को मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर में कर रहा था, मेरे को बोला जा रहा था एक मीटिंग फिक्स करो, किसको फोन करो। सो मैंने सोचा मैं मेरा काम नहीं है ये, किसी का इंटरव्यू फिक्स करना, किसी को फोन करके कोऑर्डिनेट करना, और ये नहीं चाहिए, मैं अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को उस वक्त। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसे ही उसी दिन मैंने मेरे पापा को फोन किया और वापस आ गया मैसूर। मैंने बोला पापा मैं यही काम करना चाहता हूँ। मेरा पापा ने बोला अब तो एमबीए किया, ये मार्केटिंग सेल्स नहीं है, मेरे को वादा करो आप खुद बैठ के काम करता है तो करो, नहीं तो नहीं करना है। सो क्योंकि ये किसी और से बनवा के बेचना का काम नहीं है, ये सेल्स और मार्केटिंग नहीं है, ये आर्ट है, आपको बनाना है, आज से बनना है तो बनाओ। ये कंडीशन में मेरे को छोड़ा मेरा एक साधना है, एक तपस्या है, कला है। तो क्योंकि उनके मन में थोड़ा एक आ गया था मैं एमबीए करके बिजनेस जैसा ले रहे, शायद सोचेगा ऐसे, इसलिए मैंने वो कंडीशन डाला। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता का ध्यान कितने अच्छे से रखा गया। पिता भी उस कला को पारंपरिक रूप में आगे बढ़ाने को लेकर किस तरह से चिंतित थे, और अपने बच्चे की भी कैसी परीक्षा ली कि एमबीए पढ़ के अगर मूर्ति कला में आया तो ऐसा तो नहीं कि मूर्ति कला के बिजनेस वाले पक्ष को, व्यापार पक्ष को ज्यादा उकेरेगा, बजाय कि कला पक्ष पर ज्यादा ध्यान देने के। जब पिता को ये पूरी तरह से आशान्वित हो गए इस बात से, और वो आश्वस्त हो गए कि अब ये सचमुच मूर्ति कला की तरफ ही जाना चाहते, तब आपको उन्होंने हाँ कहा। और मैंने सिर्फ ये शिल्प का एक करने का कोशिश जिंदगी में लेने का कोशिश किया, और मेरा सिर्फ यही पहले यही उम्मीद थे, मेरा पापा से एक अप्रिसिएशन चाहिए जिंदगी में। और मैं अभी रामलला मूर्ति बन गई, और इससे पहले हजारों मूर्तियां बन चुका हूँ, और कभी भी मेरा फादर मेरे सामने अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, कितना कुछ गलतियां दिखा रहे थे, ऐसा करना है ऐसा करना है। मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा था 20 साल से, उनसे मैं कुछ कर दो, शाबाश गिरी ले लो। नहीं हो रहा था, नहीं होता। मगर केदारनाथ का शंकराचार्य मूर्ति मैंने बनाया, और उस वक्त वो फोन करके रो के बताया तू मेरा पिता का नाम रोशन किया। वो बहुत अप्रिसिएशन, मेरा जिंदगी में बड़ी अप्रिसिएशन मेरा फादर से मिला उस दिन। और भगवान एक बैलेंस करते हैं, देते हैं एक चीते है, वो बोलने के 1 महीने के बाद वो गुजर जाता है। सो मेरे को एक बैलेंस में कुछ बहुत ज्यादा ही मिल गया, और ज्यादा भी ले लिया भगवान ने, और यही जिंदगी है शायद। पर वहां से ऊपर से भी शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो आपका रामलला का मूर्ति भी चयनित हो गया, और अब तो दुनिया में वो इतिहास बन चुका है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मूर्ति पूरी होने के बाद ऐसा हो गया, मेरा पिता होता तो देखना है, इतना अच्छा बनवाया हमसे, और शायद वो बहुत खुश हो जाता था शायद देख के। और मैं यही मानता हूँ कि ऊपर से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और ऐसे ही आगे करने का एक एक प्रेरणा और एक शक्ति भी वो सिर्फ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपसे बहुत लंबी बात करने का मन है, पर मैं जानता हूँ थोड़ा वक्त कम है, पर ये बातचीत बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, जहाँ से बहुत नए नए पहलू, जानकारियां उभर कर आ रही है। पूरे इस ऐसा कौन सा क्षण था जो आपको हमेशा याद रहेगा पूरा मूर्ति बनाने की प्रक्रिया के दौरान? उस दिन हमारा नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने ये समर्पित हो, उस पल मैंने बाहर था, और देव सबका एक आप उस वक्त ठीक कहाँ थे गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी? मैं लोगों के सामने बाहर ही था, और मैं खुद उधर ही रहना चाहता था, क्योंकि ये लोग के सामने उनका रिएक्शन देखने के लिए मैं उधर ही था। और उस वक्त मैंने सबका आंख देख के मेरे को, आपके आसपास कौन था सबसे पहले, किसका? और मेरा पता नहीं, बहुत लोग थे, मैं ऐसा नहीं, सबको देख के मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनका चेहरे में इतना एक प्रसन्नता और एक भावुकता, वो सब देख के मैं उस पल में कभी नहीं भूल सकते जिंदगी में। अब आप बहुत मशहूर हो गए हैं, हर कोई आपको जानता है, पहले जो लोग जानते थे उससे कई गुना, करोड़ों लोग, एक सेलिब्रिटी आप बन गए हैं। इस सेलिब्रिटी हुड को, इस लोकप्रियता को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? आपके फैमिली सब कोई आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके फैमिली के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। आपके एक मित्र मुझे बता रहे थे कि कई बार भागना पड़ता है घर से, नहीं तो लोग आ जाते हैं घर में मिलने। नहीं, वो सब हमारा लल्ला के ऊपर इतना प्यार है देश पर,
उस पे हमको भी थोड़ा मिल रहा है बहुत ज्यादा। और मैं यही सोच रहा था, सिर्फ हथौड़ी, एक चीनी और पत्थर के साथ 130 करोड़ से ज्यादा दिल जीत सकते हैं। मेरे को भी ये बहुत एक नया वो नया महसूस हो रहा है। और शायद मैं यही इस वक्त भी मैं बहुत, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इस कला में और क्या कर सकता है आगे में, सिर्फ इसमें ध्यान देता हूँ। और देश में इतना बार प्यारा है, मैं बहुत इसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ पूरे देश को। जब खाली समय होता है मूर्ति बनाने के अलावा का क्या करते हैं, किस तरह का संगीत सुनते हैं? पहला मैं ज्यादा बच्चों के साथ वक्त बिताता हूँ, बहुत वक्त बिताता हूँ। खेलने का वक्त मिल गया तो बच्चों के साथ, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, उधर सबको बोल के बच्चों को बुला के थोड़ा बच्चों के साथ ज्यादा खेलता हूँ। और फिल्में देखते हैं? फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मगर गाना, बहुत पुराना गाना, मेलोडियस गाना बहुत सुनता हूँ। और टीवी बहुत कम देखता हूँ शायद, और टाइम मिल गया तो शायद ज्यादा ड्राइंग लिखते रहता हूँ। और मेरा बीबी भी ज्यादा मेरे को परेशान करते रहते हैं, आप बहुत बोरिंग हो, सिर्फ ड्राइंग लिखते रहते हैं। और सो खाली टाइम में भी मूर्ति कला का ड्राइंग बनाते रहते हैं आप? नहीं यार, फिल्म कौन सी देखी आखिरी आपने? कहा कम देखते लेकिन देखते हैं। मैं गदर 2 अयोध्या में देखा था। अच्छा, सनी देओल का। काम खत्म करके रात 10 बजे का शो में, और हमारा उधर अकाउंटेंट्स के साथ, और हमारा और एक मित्र था विपिन जी, उनके साथ बाइक में गए थे अयोध्या से 10 किलोमीटर। वो थिएटर गए थे रात 10 बजे। वही लास्ट फिल्म मैंने गदर 2 देखा। कैसी लगी गदर 2 आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने बताया गाना सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, गाना गाते भी हैं क्या? थोड़ा थोड़ा गाता सर। कोई गाना जो आपको सबसे पसंद हो? कन्नड़ कन्नड़ गाऊं? हाँ बिल्कुल। ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಕೆತ್ತಲಾಗದು ಕಗ್ಗಲ್ಲೆಂದು ಎದೆಗುಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಲ್ಪಿ, ಆಗುತ್ತಿತ್ತೆ ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನೆಲೆನಾಡು, ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು। ये जो लोग कन्नड़ नहीं समझते उनको बताइए गाना क्या है, कि कहाँ से है, किस फिल्म से है या कहीं? ये हमारा कर्नाटक का महान कलाविद डॉक्टर राजकुमार जी का गाना है। वो बोल चुका है इसमें, आप आपके हाथ से ये नहीं हो सकता है, मैं से मत सोचो। और पत्थर बहुत हार्ड है, तो आज सोच के आप रह गया तो वो अच्छा मूर्ति नहीं बन सकते है। ऐसा मत बोलो, आपके हाथ में नहीं होता है। यही उसका एक अर्थ है। गाना भी आपने वो चुना जो आपके। अच्छा, कोई हिंदी गाना भी गाते हैं या पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, बहुत। अभी आपने पूछे, सब भूल गए मैंने। एक कोई गाना जो है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रहे हैं, सबको हो चुके हैं, मगर खबर चुपके मिल रहे हैं। शिला में जान डालकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा को उस स्तर तक पहुंचाने वाले अरुण योगीराज निजी जीवन में कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनका परिवार क्या सोचता है, किस तरीके से ये जो दिव्य भव्य और ऐतिहासिक मूर्ति अयोध्या में रामलला के रूप में विराजमान है, कैसी वो चुनौती रही कि उनको बाल रूप में भी बनाना है, लेकिन 5 फीट से भी ऊंची मूर्ति बनाना है। 16-16 घंटे काम किया, रातों को सोए नहीं। आखिरकार वो पल आया जब मूर्ति चयनित हुई। चयनित होने के बाद केवल 20 मिनट का समय मिला आंखें बनाने के लिए, और वो आंखें भी बनी है सोने की हथौड़ी और चांदी की छेनी से। लेकिन सोने की हथौड़ी और चांदी की छेनी के पीछे एक ऐसे युवा शिल्पकार का दिल था, ऊर्जा थी, भावनाएं थी, जो लगातार रामलला से बात कर रहा था और एक बाल हट पकड़ा हुआ था कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आपको मेरे साथ यहीं पर होना है और अयोध्या में विराजमान होना है। ये जिद, श्रम, जीवट, जिजीविषा और लगभग 300 वर्षों के पारिवारिक संस्कारों का नतीजा है कि अरुण योगीराज के हाथों से बनी हुई वो मूर्ति अब वो मूर्ति नहीं रही। वो हमारे भगवान है, हमारी आस्था है, श्री राम है, सदियों की दबी हुई इच्छाओं की प्रतिमूर्ति है, जो साकार रूप में अयोध्या में विराजमान है। जैसे वो मूर्ति वहां प्रतिष्ठित है, वैसे ही अरुण योगीराज का वो शिल्प वहां पर सदियों तक विराजमान रहेगा। उस मूर्ति को जब भी देखेंगे, उनका ये काम याद रहेगा
इसी को कहते हैं कालजयी काम। अरुण योगीराज जी ने अमर उजाला से बातचीत में अपने दिल के राज खोले, गीत भी सुनाए और कैसे मूर्ति कला में वो आए। अगर वो किसी कंपनी में एचआर ट्रेनी बने थे और वहीं से एचआर के सर्वश्रेष्ठ पद पर भी होते तो देश का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन शायद राम जी ने ही, जैसा वो खुद भी कहते हैं, मेरी मूर्ति चयनित नहीं हुई है, उस मूर्ति ने और राम जी ने खुद मुझे चुना है। अमर उजाला का ये साक्षात्कार उन सब लोगों की जिज्ञासाओं को बहुत हद तक शांत करेगा जो उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार के बारे में जानना चाहते थे। अरुण जी, अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके हाथ की बनी मूर्तियां देश में इसी तरह प्रतिष्ठित होंगी और आपका काम इसी तरह दुनिया में सराहा जाता रहेगा। सिर्फ भगवान हमको ये आशीर्वाद देते रहे और हमारे हाथ से कुछ अच्छा होता है तो वो आशीर्वाद दे दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।